Hello and welcome to the module 4 of PCS 2024 prelims analysis। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का फिर हम पॉलिटी का फिर हम ज्योग्राफी का एनालिसिस कर चुके हैं। आज का जो मॉड्यूल है दैट इज़ गोइंग टू बी साइंस एंड टेक। एंड साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चंस आए थे दैट वर नॉट टू डिफिकल्ट। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से आए थे वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते थे, बट साइंस वाला सेक्शन कंपैरेटिवली ईजी आया था। अब बिकॉज द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट इज़ 25th ऑफ December विच मीन्स इट इज़ क्रिसमस टुडे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस। और भैया कोई भी मैरी क्रिसमस नहीं लिखेगा, शादी नहीं करनी है क्रिसमस से। इट इज़ MERRY मेरी क्रिसमस। और जैसे कि कोई ईजी क्वेश्चन होता है तो मैं हमेशा उसके लिए रसमलाई या फिर गुलाब जामुन या फिर हलवा या फिर लड्डू क्वेश्चन बोलती हूँ, बट बिकॉज इट्स क्रिसमस टुडे और मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और हमको क्रिसमस पे बांटा जाता था प्लम केक। तो मेरे को वो प्लम केक बहुत पसंद है और क्रिसमस का मैं वेट करती हूँ टू ईट दैट प्लम केक। तो आज कोई भी क्वेश्चन अगर ईजी होगा तो मैं उसको प्लम केक क्वेश्चन कहूँगी, ठीक है ना। चलिए, रेडी टू गो ऑन द रेनडियर राइड? फाइन। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो था आपका वो था क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था मैट्रिक्स MTM क्या है। अब देखो मैट्रिक्स R21 मैट्रिक्स MTM काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहा था और हमको इतना पता था कि एड्स का तो नहीं था, ये मलेरिया का था। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, उन्होंने दो कंपनीज़ के नाम दे दिए, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइरस पूनावाला की और दूसरा भारत बायोटेक इंटरनेशनल। अब इसमें किसका था तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है, ये जो टीका है, ये मलेरिया के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने इसका आविष्कार करा है, खोज करी है या बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बड़ा विचित्र सा प्रश्न था। ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था जैसे कि एथिक्स और इंटेग्रिटी के क्वेश्चन, यानी कि पेपर 4 GS पेपर 4 जो आपका मेंस में होता है उसका एक MCQ बना के दे दिया उन्होंने कहा था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यावहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रैक्टिकल आइडियाज़ पे ही तो व्यावहारिक जांच होगी। और दूसरा कहा था विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ईमानदारी आपके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ये दोनों ही सही हैं कथन। तो कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है, तो दोनों कथन 1 और 2 सही, जिसकी वजह से आंसर क्या हो गया आपका C। अब चलिए देख लीजिए ज़रा 16वां प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले। भाई देख लो, बहुत ध्यान से देखना था। कुछ बच्चों से मैंने जब डिस्कशन किया तो वो ये पढ़ना ही भूल गए थे कि यहाँ पर हायर टू लोअर ऑर्डर दिया है और वो लोअर टू हायर ऑर्डर यानी कि D लगा कर आ गए, जबकि होना क्या था इसका उल्टा। और इसका उल्टा अगर होता है तो पहले प्लांट किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा और फिर ऑर्डर आएगा। देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा। आप इसका एक नेगेटिव मार्किंग के संग संग एक प्रश्न गलत करके आ गए। करेक्ट ऑप्शन इज A, पादप जगत, संघ, वर्ग और गण। ओके, अगला प्रश्न जो था, हाँ मैंने कहा था ना टेक वाले क्वेश्चन परेशान करेंगे, टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि अभिकथन है और आपका एक कारण है। उन्होंने बोला है अप्रैल 2024 में इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को भेजी है। भाई करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि मिसाइल की जो रेंज है वो 490 किलोमीटर्स है। यहीं पर एक सबसे बड़ा कैच था और वो ये था कि इन्होंने यहाँ पे 200 किलोमीटर्स बढ़ा दिए। एक्चुअली इसकी जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 290 किलोमीटर है, 490 नहीं, जिसका मतलब होता है A इज़ ट्रू बट R इज़ गलत। ठीक है, ओके, डोंट वरी। अभी तो हमारे जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न आ रहे हैं, अभी प्लम केक वाले प्रश्न भी आएंगे। अब पूछा गया था प्रवाह के सॉफ्टवेयर के बारे में कि इसरो ने इसको डेवलप किया है और इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। बोला इन्होंने कि यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। बिल्कुल करेक्ट है भाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC में इसको बनाया गया। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतीय डिज़ाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही भाई, ज़रूरत पड़ती है हमको उसके वैल्यूएशन की, जिसके लिए प्रवाह बनाया गया था। अर्थात 1 और 2 दोनों सही थे, तो कूट 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ गया आपका प्लम केक क्वेश्चन। कहा था ना मैंने क्या बोला था आपसे कि अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए थे साइंस के। टेक वालों ने परेशान किया, परंतु साइंस वाले हलवा नहीं कहेंगे आज हम। ओके, एकदम केक वॉक आपके प्रश्न थे आज के, सॉरी साइंस के।
इन्होंने बोला है विटामिन ए बी सी डी को जो है मैच करिए उनकी रोगों से। अब मुझे तो भाई एक चीज़ याद रहती है, सी से स्कर्वी, से याद रहता है और डी से रिकेट्स याद रहता है मेरे को। अब देख लो, सी में 4 आना चाहिए और डी में 3 आना चाहिए। सी में 4 डी में 3, एक ही ऑप्शन मिल रहा था हमको, सी में 4 डी में 3। अरे नहीं, गड़बड़ कर दी ना मैंने, सी में 4 डी में 3, हाँ ये सी में 4 डी में 3, एक ही ऑप्शन मिल रहा है। और वैसे भी हमें पता है विटामिन ए की कमी से अंधापन और विटामिन बी की कमी से बेरी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब आ जाइए प्रश्न 54 में। उन्होंने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं ये वो गैसेस हैं जो कि पानी में घुल जाती हैं और फिर आपकी एसिड रेन उत्पन्न करती हैं। अभी देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो मुझे पता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड उत्पन्न करती हैं और उनसे ही अम्ल वर्षा होती है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि इतना आपका जो है अम्लीय नहीं होता, जिसके कारण इतनी आप ये नहीं कह सकते कि एसिड रेन हो रही है, क्योंकि उसका तो कंजम्पशन, उसका तो उपभोग आप खुद भी कर रहे हैं ना, स्वयं कर रहे हैं। आपने कोका कोला पीते हैं, फैंटा पीते हैं, लिम्का पीते हैं, कौन सी उसमें गैस होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तो उसमें कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से कोका कोला पहले दिन पियो तो एकदम गले में लगती है और उसको 8 दिन बाद रख खोल के पियो तो वो चाशनी की जैसी टेस्ट करती है। ठीक है। और दूसरा बोल रहे हैं कि ये सारे जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन्हीं के कारण जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर में ये होती हैं और इनसे पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब देखो, फिर से मैं वही कहूँगी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब तो करेक्ट है, बट मुझे डाउट कहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड की ये अम्लीय वर्षा में योगदान देगी या नहीं देगी, जिसे कह भी सकते हो देती है और कह भी सकते हो कि नहीं देती। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपके सामने क्या आएगा, एक दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मान के चलेंगे, हमारे लिए जो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बाकी लेट्स वेट फॉर द आयोग का आंसर, आयोग अपना एक आंसर देंगे। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 53 पर। इन्होंने बोला है कि डीएनए के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब नॉर्मली डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, बिल्कुल सही, पता है ना आपको। डीएनए जीन में ही तो कहते हैं ना, मम्मी के जीन्स आए, पापा के जीन्स आए। क्रोमोजोम में सूचनाएं, संततियों की लिए सूचनाएं रक्षित होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। राइबोन्यूक्लिक आरएनए सुना है ना आपने, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है और प्रोटीन्स है। किसी कोशिका को केंद्रक के कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, बिल्कुल गलत है भाई, कैसे हो सकता है? सेल ही तो, न्यूक्लियस ही तो, न्यूक्लियस जो है केंद्रक ही तो आपका काम करेगा, तभी तो जाकर आपका जो है सेल डिवीजन होगा। यानी कि इसमें से कथन गलत कौन सा था, डी वाला। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न अगेन प्लम क्वेश्चंस थे, एकदम आसान प्रश्न थे, गायब हो गए प्रश्न। चलो पहले ये वाला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहे हैं रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में बताइए। कह रहे हैं एक एयर टू एयर मिसाइल है। देखो मैं आपको रुद्रम के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये रुद्रम मिसाइल जो है इसका हाल में ही इसको बनाया गया है, इसका टेस्टिंग हुई थी और ये एक प्रकार की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती हैं? एंटी रेडिएशन मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो कि जैसे कि जब हम किसी देश पर अटैक करने जाएंगे तो वहाँ पर हम अटैक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लगे हैं रडार और रडार आने वाली किसी भी मिसाइल को कैच कर लेते हैं और फिर जो दूसरा देश होता है वो उस मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। अब ये क्या करेगी रुद्रम 2, ये क्या कर रही है, ये एक ऐसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो पहले जाके रडारों को ही ख़राब कर देगी, ख़त्म कर देगी, तबाह कर देगी। अब जब रडार ये एक बार में आपका ख़त्म हो गया तो आप इंस्टेंटली तो रडार नहीं ला सकते ना, और तब तक क्या होता रहेगा आपके ऊपर, आप उस देश के ऊपर अटैक कर सकते हो। तो ये एयर टू एयर नहीं बल्कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये आपकी हवा से हवा में मार नहीं करती बल्कि हवा से सतह पे मार करेगी, तभी तो रडार जो सतह पे लगा है उसे तबाह करेगी। और कह रहे हैं कि पहला यानी कि गलत हो गया, और कह रहे हैं कि इसका परीक्षण जो है राजस्थान में हुआ, बिल्कुल नहीं, ओडिशा में इसका परीक्षण हुआ था, अर्थात ना तो 1 ना तो 2 सही। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब वो जो हमारे प्लम के क्वेश्चन छूट गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं इनमें से इनपुट डिवाइसेस बताइए। अब इनपुट डिवाइसेस मतलब जिनसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हो। क्या आप प्रिंटर से कमांड दे सकते हो? नहीं। क्या आप मॉनिटर से कमांड दे सकते हो? नहीं। क्या आप प्रोजेक्टर से कमांड दे सकते हो? नहीं। आप माउस से दे सकते हो, आप कीबोर्ड से दे सकते हो और आप स्कैनर से दे सकते हो। स्कैनर क्या होता है? जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपके पीडीएफ फॉर्म में या नॉर्मली जेपीईजी फॉर्म में आपके फॉर्म में लगाया जाता है, अर्थात आप उसको इनपुट दे रहे हो, ना कि आप उससे कोई आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आ जाइए अगले प्रश्न पर जो है प्रश्न संख्या 51, और इन्होंने बोला है कि इनमें से कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी स्थायी होती है, अपरिवर्तनशील है। अब
अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो होती है ये आपकी वोलेटाइल या फिर टेम्पररी अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर के स्विच ऑफ होते ही ये मेमोरी उड़ जाती है, परंतु जो रोम होती है ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। स्थायी मेमोरी होने के कारण क्या है कि अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो गया तो ये गायब नहीं होती है। तो रोम इज़ द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं आपका 52 क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो शायद आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि C/5 इज इक्वल्स टू F-32 डिग्री बाय 9, ये होता है ना। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो जो आपका करेक्ट आंसर बैठेगा वो बनेगा कौन सा, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, ये करंट अफेयर से मिलता जुलता कुछ प्रश्न था, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था कि आपका जो देव पटेल भाई साहब हैं, देव पटेल भाई साहब को मंकी मैन मूवी के लिए जो है एक अवार्ड दिया गया है। फिर अगर आप बात करेंगे दीपा कर्माकर की, तो भाई यहाँ पर दीपा कर्माकर एक जिम्नास्ट है, मतलब एक खेल जगत से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं। अब उनसे इन 4 ऑप्शंस में देखोगे तो एक ही मैच हो रहा है, कौन सा, बी में 1। देख लो बी में 1, बी में 1 भाई 2 में आ रहा है, इसमें और इसमें, लेकिन डी में 4, डी में 4 बस इसी में आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अरे बड़ा विचित्र प्रश्न था भाई ये तो, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को। चलिए हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। मैं बता देती हूँ कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जो थायराइड डे है वो 25 मई को मनाया जाता है। जो नो टबैको डे, तंबाकू का निषेध वाला दिन है, वो 31 मई को मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है वो 16 मई को मनाया जाता है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि पहले फर्स्ट आएगा, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने पर फर्स्ट आएगा, तो यानी कि पहला वाला ये लास्ट वाला ऑप्शन एक ही था, इसी को आपको क्या कर देना था, करेक्ट कर देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपके बहुत 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 आसान प्रश्न थे। कह रहे हैं कि गर्दन जहाँ जुड़ती है सिर से, उस जोड़ को क्या कहा जाता है। भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करोगे तो ये जो आपका हाथ है ना, आपका हाथ पूरा घूम जाता है ना 360 डिग्री, तो इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट कहते हैं ये जो आपका ऊपर वाला हाथ है, और आपका जहाँ ट्राइसेप और बाइसेप होती हैं, और जो आपका एल्बो कोहनी से नीचे वाला हाथ है, तो ये कोहनी ऊपर नीचे होती है ना, ये तो 360 नहीं घूम रही ना आपकी कोहनी, तो इसको कहते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द पिविटल जॉइंट। पिविट कहते हैं, पिविट की तरह ये जुड़ गया है, तो इसको पिविटल जॉइंट कहते हैं। कह रहे हैं इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवी क्या है। अब बताओ, इससे ज़्यादा हलवा, लड्डू, रसमलाई, गुलाब जामुन और सोन हलवा प्रश्न क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई, रोग पैदा करेंगे तो रोगाणु कहेंगे ना उनको। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दूध किसका उदाहरण है, इमाल्जन का उदाहरण है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, हज़ारों बार, कितनी बार ना जाने, अलग अलग प्रश्नों, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। दोनों का ही सूत्र होता है Na2CO3। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। ओके, CPR सुना तो बहुत है, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो कहते हैं CPR दे दो, किसी को सांस नहीं आती है तो कहते हैं CPR दे दो। CPR का मतलब क्या होता है। इंग्लिश वालों को तो दिक्कत हुई होगी रिविजन रिससाइटेशन करने में, परंतु हिंदी वालों को समझ में आ गया होगा। CP का मतलब तो दोनों में सेम था ना, कार्डियोपल्मोनरी। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी संशोधन तो हो नहीं सकता, बचाव तो हो नहीं सकता, तो पुनर्जीवन, व्यक्ति को पुनर्जीवन, मतलब जो हार्ट काम करना बंद कर गया उसको पुनर्जीवित कर दिया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। ठीक है, कह रहे हैं एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, सबको पता है भाई, पल्मोनरी शिरा। कौन सी शिरा है, पल्मोनरी शिरा। फिर कह रहे हैं कि जो मधुमेह है ये एक बहुत सामान्य प्रकार की बीमारी है, और ये बीमारी किस विकार किसे होती है, इसका विकार जो है वो कौन से ग्लैंड में या कौन से जो है अंग में पाया जाता है। तो अग्नाशय, यकृत, वृक्क या फिर पित्ताशय। ऑब्वियसली कौन सा है, अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं आप, आसान से प्रश्न पूछे गए थे। फिर वो बोल रहे हैं आपसे कि एक पैंडमिक हुआ था कोविड-19 का, और कह रहे हैं कि ये किसकी वजह से हुआ था। तो ये तो सबको पता है किसकी वजह से हुआ था, SARS-CoV-2 की वजह से हुआ था। अब देखो भाई, ये वाला जो प्रश्न था, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको निकाल सकते हैं। कह रहे हैं वो कि ये एक इतना बड़ा सा आपने डिस्टेंस कवर किया, आधा डिस्टेंस आपने V1 से कवर करा है स्पीड से, और आधा डिस्टेंस आपने V2 स्पीड से कवर करा है। तो कह रहे हैं बताइए दोनों का एवरेज औसत स्पीड कितनी होगी। तो बेटा फॉर्मूला यही होता है 2V1 V2 अपॉन V1+V2। अगर आपने CSAT का प्रश्न करा होगा ना, तो आपको CSAT में सेम इस पर आधारित एक प्रश्न मिला होगा।
फिर कह रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको भाई, जो पृथ्वी पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, तो उनको तो स्थल निवासी बोलेंगे ना, जैविक अजैविक और ये सबसे हमें क्या मतलब। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी साइंस की आपके एनालिसिस। आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का स्तर बहुत नॉर्मल था, हाँ टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे, बट ओवरऑल द लेवल ऑफ द साइंस क्वेश्चंस वाज वेरी गुड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस के लिए, टिल देन एंजॉय योर सेल्फ, हैप्पी विंटर्स एंड मेरी क्रिसमस वंस अगेन, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।